नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर होना है क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स चैप्टर होगा और इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल 45 क्वेश्चन जो होंगे वो केवल और केवल रे ऑप्टिक्स के होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ह्यूमन आई सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ विच वेवलेंथ रेंज। देखिए जो ह्यूमन आई होती है वो किस वेवलेंथ रेंज में सेंसिटिव होती है। तो आपको मेनली जो विजिबल लाइट की रेंज बतानी है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो विजिबल लाइट की रेंज क्या होगी, तो ये होगी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। अब यहाँ पर नैनो के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया था है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो n मतलब 9 होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। यह भी कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो मीटर, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और यही क्या है, फास्टेस्ट स्पीड है। ठीक है, ये लाइट की, इससे ज़्यादा किसी भी मीडियम में स्पीड नहीं हो सकती लाइट की, हर मीडियम में इससे कम ही स्पीड होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट रेस मोस्ट एप्लीकेबल। तो आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें लाइट रे का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो व्हेन लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, गलत है। व्हेन वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, तो सेकंड में कहा गया है जो वेवलेंथ है ये कंपैरेटिवली सेम होती है, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से, तो ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया व्हेन लाइट वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो ऑब्जेक्ट साइज होना चाहिए उससे लाइट की वेवलेंथ का साइज बहुत ही कम होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और यही कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट जो है, लाइट रेस का जो कॉन्सेप्ट है तभी एप्लीकेबल हो पाएगा, वरना एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और फोकल लेंथ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, r/2 होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। फॉर स्फेरिकल मिरर द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए वही दिया भी गया, F = r/2 फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं सब। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मिरर इक्वेशन, देखिए एक टर्म याद रखिएगा PM, क्योंकि अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। मिरर के लिए जो साइन रहता है बीच में, P से मतलब पॉजिटिव साइन, M मतलब मिरर, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस मिरर इक्वेशन में आपको एक और चीज़ का फॉर्मूला याद रखना होगा, मैग्नीफिकेशन का। जब यहाँ पर प्लस होता है तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले में हो जाता है -v/u। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जो हाइट वाला फॉर्मूला है ये तो हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो। लेकिन यहाँ पर जो साइन है -v/u, अगर मान लीजिए लेंस का फॉर्मूला आपसे कहा जाता, लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकलता, 1/f = 1/v - 1/u हो जाता। और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैग्नीफिकेशन में क्या आ जाता, v/u आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर। अब जैसे देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए ये आपका एक मिरर है और ये जो है ये आपका पोल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब देखिए इंसिडेंट रेज जो आएंगी वो इस तरफ आएंगी और इसमें कहा गया है द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई। तो अगर आप ऐसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो जो साइन होगा निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, देखिए रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, कब बनेगी आपको बताना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इस केस में जो इमेज बन जाएगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, फोकस पे अगर आप रखेंगे तो इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, हालांकि रियल इन्वर्टेड इसको भी बोला जाएगा। बियॉन्ड सी रखेंगे तो भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, और यहाँ पर एट इन्फिनिटी रखेंगे तो भी आप देखेंगे तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, तो फॉर्म्स नहीं होना चाहिए, डज नॉट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, डज नॉट फॉर्म होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है, डज नॉट फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड मिरर इमेज किस केस में नहीं फॉर्म करेगा, तो बिटवीन P एंड F के केस में फॉर्म नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर ऐसे M से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है,
प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, तो मैं मिरर में बोला गया है, मिरर में आपको बताया था कि उसमें प्लस साइन होता है 1/f मिरर फॉर्मूले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -v/u जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन चाहे तो आप लगा सकते हैं अगर यहाँ माइनस लगाना चाहें, और वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। किस केस में, मिरर के केस में। हाँ, अगर लेंस का पूछा था, अगर यहाँ स्फेरिकल लेंस दिया होता तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता v/u, तो ए ऑप्शन हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में कहा गया वर्चुअल इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर इज। देखिए वर्चुअल इमेज जो होती है, कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी होती है। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है तभी वर्चुअल इमेज बनती है। और कैसे बनेगी, तो इधर फोकस से निकल जाएगी, इधर ऐसे हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होता है, इन दोनों को इधर मीट कराते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। ये जो दोनों रेज हैं इनको मीट कराएंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी कॉनकेव मिरर में। फॉर कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव में निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चाहे मिरर का केस हो या लेंस का केस हो, ठीक है। दोनों ही केस में अगर कॉन्वेक्स दिया गया है तो आप समझ जाइएगा फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव अगर दिया होता तो निगेटिव होती। प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो इमेज कैसी फॉर्म होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट होती है और साथ ही साथ सेम साइज भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो इमेज में राइट में दिखाई पड़ेगी, और जो ऑब्जेक्ट में राइट पे होती है वो चीज़ें इमेज में लेफ्ट में दिखाई पड़ती है। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा उल्टा लिखा हुआ होता है, तो ये लेटरल इन्वर्जन की वजह से करते हैं ऐसा। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, तो पोल से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकल प्लेन ऑफ अ मिरर इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो फोकल प्लेन होता है वो क्या होता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऐसा प्लेन है जो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ लाइट इज इनफाइनाइट नहीं होती, 3 × 10⁸ होती है, यही गलत है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, भी ठीक है। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये पहले ही देख लिया था, ये भी सही है। What happens when a ray of light passes from air into glass obliquely, देखिए यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट है, वो किधर से किधर पास करिए, जैसे मान लीजिए एयर है और नीचे का मीडियम जो है ये ग्लास है, ठीक है। रे ऑफ लाइट एयर से पास कर रही है, किधर जा रही है, ग्लास में जा रही है। अब आपको पता है ग्लास जो मीडियम होगा ये रेयरर होगा, इधर डेंसर मीडियम होगा, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि रेयरर से लाइट किधर जा रही है, डेंसर की तरफ जा रही है। अगर उल्टा हो रहा होता, ग्लास से अगर मान लीजिए ऐसे जा रही होती और एयर में जा रही होती, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती। स्नेल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो sin i अपॉन sin r के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे भी नहीं डिपेंड करेगा। हाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड कर सकता है, तो सी ऑप्शन ही केवल सही होगा, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये डिस्पर्जन इफेक्ट की वजह से इसको समझ सकते हैं। 19th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द रे, देखिए डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो अभी आपको बताया था अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो देखिए सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज n21 दिया है, तो आपसे बताना है कि n12 n12 क्या होगा, इसमें n12 पूछा गया है, ठीक है, n12 पूछा गया है क्या होगा।
देखिए लाइट जो है वो सेकेंड मीडियम से मान लीजिए किधर जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है, ठीक है। और आपको दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज n21, ठीक है। तो आपको n21 दिया गया है, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो आपको बताना n12 क्या होगा। तो आपको एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता ही होगा, n21 मल्टीप्लाइड बाय n12 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब n12 क्या आ जाएगा, n12 आ जाएगा 1/n21। तो 1/n21 मतलब बी ऑप्शन सही है। द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल स्लैब। अब देखिए जो लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो बताना है उसके बारे में क्या चीज़ सही है। डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ स्लैब। देखिए यहाँ पर थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड तो करता है, लेकिन ओनली लगा है तो ये गलत हो जाएगा। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करेगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट दिया है, गलत है, जीरो नहीं होगा। कॉजेज बेंडिंग ऑफ लाइट बट नो डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे, बिल्कुल सही है। देखिए लाइट बेंड तो होती है लेकिन इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। डेविएशन किस में होता है, ग्लास प्रिज्म में होता है, ठीक है। प्रिज्म अगर होता तो वहां पर डेविएशन होता, ग्लास स्लैब में क्या होता है, केवल बेंडिंग होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी। देखिए ज़्यादा डेंसर है, कम डेंसर है, ज़्यादा डेंसर है इसका मतलब वैल्यू बड़ी होगी, कम डेंसर है वैल्यू छोटी होगी। तो जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ग्लास का मान लीजिए 1.5 है, एयर का 1 है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो 1.5/1 मतलब 1.5 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स वाई बॉटम ऑफ वाटर टैंक्स अपीयर्स रेज्ड। तो आपने बॉटम देखा होगा वाटर टैंक का, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, इसके पीछे जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसको एपरेंट शिफ्ट भी कहते हैं फिनोमेना को, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कब होता है, तो लाइट जब रेयरर टू डेंसर मूव करेगी तब होगा, नहीं, जब लाइट डेंसर टू रेयरर मूव करती है तब होता है। लेकिन उसके लिए भी जो क्रिटिकल एंगल है उसकी भी एक कंडीशन होती है जो हम लोग आगे देखेंगे, वो जरूर होना चाहिए। हालांकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट को डेंसर से जाना है किसकी तरफ, रेयरर की तरफ, तभी TIR हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज। अब देखिए आपको ये बताना है जो कंडीशन होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो क्या होनी चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। IC का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, नीचे ऊपर आपका मीडियम रेयरर है। तो आपको पता होगा कि ये इंसिडेंट रे जब जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, इस रे ऑफ लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल ना बेंड होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब हमने क्या किया, इस शिफ्ट मतलब इस जो इंसिडेंट रे थी इसको और थोड़ा शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है। तो जब इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं तो ये जो लाइट होगी जो पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये मान लीजिए 90 डिग्री पे चली गई, ऐसे इसके पैरेलल हो गई, ऐसे चली गई। तो ये जो एंगल बना, ठीक है, ये जो एंगल बना इसको बोलेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग ने लिया है, ठीक है, ये जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अंदर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज स्मॉलेस्ट क्रिटिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है, तो देखिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। तो ये डायमंड का होता है, इसीलिए डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है लाइट में। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। याद रखिएगा लाइट सिग्नल्स मूव करते हैं, इसीलिए फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। आगे बढ़ते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin IC के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो आसानी से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो करना केवल ये होता है, जो यहाँ पर n लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, वो आपको पता है sin I/sin R होगा,
ठीक है। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे देखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे चली गई थी, तो यहाँ पर साइन IC हो जाएगा और साइन R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ईटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 ईटा आ जाएगा। तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 साइन IC आ जाएगी, क्योंकि साइन R क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। ठीक है, आसान डेरिवेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 29th, रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब इमर्जेस। अब देखिए, ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में क्या किया गया है, रे ऑफ लाइट को पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर डाला गया है फेस के। ठीक है, ये आपको बताना है क्या होने वाला है इसमें। तो इसमें लाइट जो है बिना किसी डेविएशन के पास कर जाती है, तो विदाउट डेविएशन वो मूव कर जाएगी, तो अनडेविएट हो रहेगी वो। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेंसर टू रेयरर तो जाना ही चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लाइट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल ट्रेवल करती है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है N2/V, मतलब सेकेंड वाला मीडियम है, अपॉन V है इमेज डिस्टेंस, N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। In the spherical refraction formula, what is the sign of object distance U if the object is on left side of refracting surface? तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे है तो आपको बताना है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, निगेटिव में होगा। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, केवल सीधे सीधे हमने फार्मूला ही पूछा है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 या n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ए ऑप्शन इसमें सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस का है R2। ठीक है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल की जिसका वो ग्लास बना था, लेंस बना था। अगले में कहा गया कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20। पावर बताना है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f वेयर f इज इन मीटर, तो हो जाएगा 100/-20, ये आ जाएगा -5। डायोप्टर याद रखिएगा, प्लस ना लगा दीजिएगा, -5 रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। पहला केस दिया गया पोल और फोकस, तो बिल्कुल ही गलत है, इस केस में तो नहीं होगा। फोकस में हो सकता है, ठीक है, फोकस पे होगी तो आपको पता है इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इन्फिनिटी जो है वो रियल इन्वर्टेड ही कहलाएगा। 2f पे भी रियल इन्वर्टेड होगा, एट इन्फिनिटी जो है वो फोकस से बन जाएगी, ये भी रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है, इमेज नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पर लिख लीजिए, नॉट फॉर्म्ड में ए कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर फॉर्म्ड लिखा रहेगा तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ लेंस, तो लेंस का मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U या -V/U, तो ये होता है V/U, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द लेंस। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला। इसमें कहा गया कि व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ को क्या हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, लेंस को रखा जाएगा ऐसे मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर होगी। तो देखिए, फॉर्मूला भी हमने देखा था, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें मेनली ये कहा गया है कि जो फोकल लेंथ लेंस का है और जो फोकल लेंथ मीडियम का है वो दोनों सेम, मतलब जो फोकल लेंथ नहीं, ये कह सकते हैं जो मीडियम है, पहला जो लेंस का मीडियम है और जो अंदर एक और जो मटेरियल था जिसमें डाला गया था लेंस, वो जो मीडियम है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम होगा तो N2/N1 जो कि n था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो f आ जाएगा 1/0 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड या बिकम्स इनफाइनाइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
द नेट पावर ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर, देखिए दोनों पावर दिए गए हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा पी नेट का, P1 प्लस P2 होता है, ठीक है। तो P1 है 4 डायोप्टर, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। तो 2 डायोप्टर मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा गया इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो एफ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। पॉइंट इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। पावर बताना है तो पावर हो जाएगा 100/25, क्योंकि प्लस में है तो प्लस 4 डायोप्टर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 41 में आते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ इक्विवेलेंट बतानी है, तो हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला पता है, P1 प्लस P2 होता है, और पावर को लिख सकते हैं 1/f नेट इक्वल टू 1/f1, ठीक है। तो ये 100 लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, तो इसको भी 100 लिख लेते हैं। 100/f1 मतलब 100/10 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। ये 10 आ गया और ये 5 आ गया, तो 15 आ गया। तो एफ नेट क्या बन गया, 100/15 बन गया। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, तो आंसर आ गया 6.67 सेंटीमीटर। द एंगल द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। अब देखिए जो डेविएशन प्रिज्म प्रोड्यूस कर रहा था ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ओनली दिया गया है, तो ओनली तो गलत है, हालांकि डिपेंड करता है लेकिन ये गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली गलत है, दोनों पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिलेशन बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है n = sin A प्लस सिग्मा बाई 2, ये सिग्मा है जिसको डेविएशन कहते हैं, होल अपॉन साइन A बाई 2। यहाँ A जो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल है, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो ये वाला, ये एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बातें और समझ लीजिएगा कि ये जो A प्लस सिग्मा बाई 2 है, तो A प्लस सिग्मा पूरा है, होल अपॉन 2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 44th क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। देखिए एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसको एयर में रखा गया है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें R1 जो होगा पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इन कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O, ठीक है, और F और O के बीच में है, तो इमेज कैसी बनेगी आपको बताना है। तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं पहले। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F, ये F है, पोल नहीं है F है ये, और ये 2F है, ठीक है। अब क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो देखिए कैसे इसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई और ये फोकस से निकल जाएगी, कुछ इस तरीके से फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो होगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे करके, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों में धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ रही है। तो जब इसको हम पीछे लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से और इसको ऐसे पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसका। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे MCQs हैं हर एक चैप्टर के, जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और बाकी के जितने वीडियोस बचे हैं, जो चैप्टर्स बचे हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में लगा दिए जाएंगे। केवल आप एक हम लोग को सपोर्ट थोड़ा सा कर दीजिए जिससे आप को जल्दी और वीडियोस मिल सकें। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।